Hello दोस्तों, welcome back to my channel Griffin Unlocker for the 7th adventure of the Blue Carbuncle. Let's move on to the video. क्रिसमस के दूसरे दिन मेरे दोस्त शर्लॉक होम्स ने मुझे अपने यहाँ बुलाया तो मैंने सोचा इसी बहाने उससे मिलके क्रिसमस की बधाई दे दूं। वो एक पर्पल ड्रेसिंग गाउन पहने सोफे पर बैठा था, पास ही सुबह के कई सारे अखबार रखे थे। काउच के पास ही एक लकड़ी की कुर्सी रखी थी जिसकी पीठ पर बड़ी पुरानी सी मुड़ी तुड़ी एक हैट टंगी थी। इतनी खस्ताहाल लग रही थी कि उसके किनारे कई जगह से कटफटे थे। पास ही एक लेंस ग्लास और चिमटा भी पड़ा था, शायद हैट की बारीकी से जांच पड़ताल करने के लिए। तुम बिजी तो नहीं हो? कहीं मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? मैंने पूछा। बिल्कुल नहीं, बल्कि मुझे खुशी है कि तुम जैसा दोस्त मेरे पास है जिसके साथ मैं हर टॉपिक डिस्कस कर सकता हूं। वैसे ये मामला कुछ खास नहीं, मामूली है, उसने अपने पुराने हैट की तरफ अंगूठे का इशारा करते हुए कहा। लेकिन इससे जुड़े कुछ पॉइंट्स हैं जो काफी दिलचस्प है और हमारे लिए उसमें कुछ चेतावनी भी है। मैं उसकी आराम कुर्सी पर बैठ गया और अपने ठंड से कांपते हाथ आग के सामने रखे। ठंड इतनी थी कि खिड़कियों पर बर्फ की मोटी परत सी जम गई थी और बाहर घने कोहरे की चादर सी लिपटी थी। मुझे लगता है कि ये कहानी बेशक घरेलू लग रही है, पर इसमें कोई डीप मिस्ट्री छुपी है। यही वो क्लू है जो तुम्हें इसका हल और गुनहगार को उसके किए की सजा देगा, मैंने कहा। नहीं नहीं, कोई क्राइम नहीं है, हंसते हुए होम्स बोला। वही सब संकपन की हरकतें और क्या। 40 लाख की आबादी वाले शहर में इतने लोग एक साथ रहेंगे तो कोई ना कोई हादसा या दुर्घटना तो होगी। कई सारी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जो एकदम से हमारा ध्यान खींच लेती है, पर हमें उनके अंदर छुपा क्राइम नहीं दिखता। ऐसे केसेस तो हमने देखे भी है। हाँ, बहुत सारे देखे हैं। बल्कि पिछले 6 केसेस जिन्हें मैंने नोट करके रखा है, उनमें से 3 केस तो एकदम क्राइम फ्री थे। तुम सही बोल रहे हो, तुम्हारा इशारा शायद इरेने एडलर पेपर्स की तरफ है जो मैं रिकवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मिस मैरी सुथेरलैंड के इकलौते केस और एडवेंचर ऑफ द मैन विद ट्विस्टेड लिप वाले केस का वेल, मुझे जरा भी शक नहीं कि ये छोटा सा मामला भी एकदम इनोसेंट निकलेगा। तुम पीटरसन कमिश्नरी को तो जानते हो ना? हाँ। दरअसल ये ट्रॉफी उसी की है। ये उसकी हैट है क्या? नहीं, ये उसे मिली थी। पता नहीं किसकी हैट है। पर मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है कि तुम इस केस को एक इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम की तरह देखो। सबसे पहले सुनो, ये यहां कैसे पहुंची। ये क्रिसमस की सुबह कंपनी में एक मोटी ताजी बतख के साथ आई और मुझे पूरा यकीन है कि वो बतख इस वक्त पीटरसन के सामने आग में भूनी जा रही होगी। तो बात यह है कि क्रिसमस वाले दिन सुबह 4 बजे पीटरसन, जो कि तुम्हें मालूम ही है कितना ईमानदार आदमी है, एक छोटी सी पार्टी से टोनम कोर्ट रोड में अपने घर लौट रहा था, टॉटनहम कोर्ट रोड। कि तभी उसने गैसलाइट की रोशनी में एक लंबे से आदमी को देखा जो थोड़ा लंगड़ा के चल रहा था और अपने कंधों पर एक बत्तख लेकर जा रहा था। गुड स्ट्रीट के पास इस आदमी का कुछ गुंडों से झगड़ा हो गया तो उनमें से एक गुंडे ने इस आदमी की हैट हवा में उछाल दी। उस आदमी ने जब अपनी छड़ी घुमाकर खुद को बचाने की कोशिश की तो छड़ी सीधे जाकर एक दुकान की खिड़की पर गिरी और शीशा टूट गया। पीटरसन गुंडों से उस आदमी को बचाने दौड़ा, लेकिन वो आदमी खिड़की का टूटा शीशा देखकर काफी घबरा गया था। ऊपर से यूनिफॉर्म में पीटरसन को अपनी तरफ आते देख वो डर के मारे बतख को वही छोड़कर भाग खड़ा हुआ और टोनम कोर्ट रोड के पीछे की गलियों में जाकर गायब हो गया। पीटरसन के पहुंचने तक गुंडे भी भाग गए थे। अब बेचारे पीटरसन के सामने एक मासूम सी बत्तख और एक फटी पुरानी सी हैट पड़ी थी। तो जाहिर है उसने वो दोनों चीजें उनके मालिक तक पहुंचा दी होंगी। माय डियर, यही तो प्रॉब्लम थी। हालांकि उस बतख की बाई टांग पर एक छोटा सा कार्ड बंधा था जिसमें लिखा था मिसेज हेनरी बेकर के लिए, और ये भी सच है कि हैट के अंदर की तरफ HB लिखा हुआ था। पर इस शहर में कई हजार लोग होंगे जिनका सरनेम बेकर है और उनमें से कई सारे हेनरी बेकर होंगे। ऐसे में किसी का खोया सामान वापस करना इतना आसान काम नहीं है। अच्छा, तो फिर पीटरसन ने क्या किया? वो क्रिसमस के दिन बत्तख और हैट दोनों मेरे पास लेकर आया। उसे पता है मुझे छोटी से छोटी प्रॉब्लम में भी बड़ा इंटरेस्ट रहता है। बतख तो हमने सुबह तक यूं ही रखी थी, फिर ठंड बढ़ने लगी तो हमें लगा अब इसे बिना देर किए खा लेना चाहिए। तो भाई, जिसे बतख मिली थी वो उसे ले गया और मेरे पास रह गई ये हैट। पता नहीं किस बेचारे की होगी जिसका क्रिसमस डिनर भी उसके हाथ से निकल गया। क्या उसने कोई इश्तहार नहीं दिया? नहीं, तो फिर उसकी पहचान कैसे होगी? कोशिश करते हैं जितनी भी जानकारी मिल सके इस हैट से। बिल्कुल, मजाक कर रहे हो? इस फटी पुरानी हैट से तुम्हें क्या पता चलने वाला है? ये रहे मेरे लेंस।
तुम मेरा मेथड जानते हो, देखो जरा इस हैट से इसके पहनने वाले के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। मैंने हैट को अपने हाथ में लेकर चारों तरफ से घुमाकर देखा। क्या खास था इस हैट में भला? एक सिंपल सी गोल काले रंग की टोपी थी। अंदर लाल कपड़े की लाइनिंग लगी थी जो काफी हद तक बदरंग थी और कोई लेबल भी नहीं लगा था जिससे बनाने वाले का नाम पता चलता। लेकिन जैसा होम्स ने कहा, 2 इनिशियल्स लिखे थे HB, पर इलास्टिक गायब थी। बाकी हैट काफी पुरानी और गंदी थी, कई जगह से रंग उड़ा हुआ था जिस पर स्याही लगाकर छुपाने की कोशिश की गई थी। मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, मैंने हैट अपने दोस्त को वापस करते हुए कहा। बल्कि इसके उलट वॉटसन, अगर तुम देखना चाहो तो इसमें काफी कुछ दिख रहा है, पर तुम अंदाजा लगाने में बड़े कमजोर हो, तो फिर तुम ही बता दो कि इस हैट से तुमने क्या अंदाजा लगाया। वो हैट उठाकर अपने टिपिकल अंदाज में बड़ी देर तक उसे गौर से देखता रहा। शायद ये हैट उतना भी इशारा नहीं करती जितना कि कर सकती थी, पर इसके बावजूद इसमें कुछ खास बात जरूर है जिससे काफी कुछ पता चल सकता है, काफी अंदाजे लग सकते। पहला तो ये कि जिसकी ये हैट है वो काफी इंटेलेक्चुअल टाइप का आदमी है, और दूसरा कि पिछले 3 सालों में उसकी माली हालत काफी अच्छी रही होगी, हालांकि आजकल पैसे की तंगी झेल रहा है। वैसे तो ये आदमी काफी समझदार लगता है और दूर की सोचता है, पर शायद पैसे की तंगी ने इसे शराबी बना दिया है, और शायद इसीलिए इसकी बीवी भी अब इसे प्यार नहीं करती। माई डियर होम्स। होम्स मेरी तरफ ध्यान दिए बगैर बोलता रहा, पर इसने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अभी खोई नहीं है। ये आदमी ज्यादा एक्टिव नहीं है, घर से बाहर कम ही निकलता है, इसलिए फिजिकली ज्यादा फिट नहीं है, बीच की उम्र है, बाल सफेद है और कुछ दिन पहले ही कटवाए गए हैं, बालों में लाइम क्रीम लगाता है, और एक जरूरी बात, इस आदमी के घर में गैस बर्नर नहीं है। तुम मजाक के मूड में लग रहे हो होम्स? जरा भी नहीं। जब मैंने तुम्हें इतना कुछ बताया तो क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया? मुझे मालूम है मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूं, पर एक बात बता दूं, मुझे तुम्हारी इन बेसिर पैर की बातों पर यकीन नहीं है। ये तुमने कैसे कहा कि वो आदमी इंटेलेक्चुअल है? जवाब में होम्स ने हैट अपने सिर पे रख लिया। हैट उसके माथे से निकलकर उसके नाक के ऊपर आ गया था। जिस आदमी का सिर इतना बड़ा है वो जरूर दिमाग वाला होगा। और वो अमीर से गरीब होने वाली बात? ये हैट 3 साल पुरानी है। उन दिनों हैट का यही फैशन था, फ्लैट किनारे वाली साइड से मुड़ी हुई। और ये हैट एकदम बेस्ट क्वालिटी की है। देखो, ये सिल्क का बैंड और बढ़िया क्वालिटी की लाइनिंग। अगर ये आदमी 3 साल पहले ऐसी महंगी हैट खरीद सकता था तो मतलब ये तब अमीर रहा होगा, और तब से नई हैट नहीं ली, यही हैट घिस रहा है, यानी आजकल गरीबी में जी रहा है। वेल, ये बात तो सच लगती है, पर दूर की सोच और शराब की लत का पता कैसे चला? होम्स हंसा। ये रही दूर की सोच, उसने अपनी अंगुली से हैट सिक्योरर की छोटी सी डिस्क और लूप की तरफ इशारा करते हुए कहा। ये चीजें हैट के साथ नहीं बिकती, इसलिए इसने हैट सिक्योरर खरीदा था ताकि कहीं तेज हवा में सिर से हैट ना उड़ जाए, पर क्योंकि हैट की इलास्टिक टूटी हुई है और उसने इसे ठीक नहीं कराया तो इसका मतलब आजकल वो थोड़ा लापरवाह हो गया है। वही दूसरी तरफ उसने स्याही से हैट के उड़े रंग को छुपाने की कोशिश की है, तो इसका मतलब उसमें अभी भी काफी सेल्फ रिस्पेक्ट की फीलिंग है। तुम्हारी बात में दम है, मैंने कहा। रही बात उसकी मिडल एज की और सफेद बाल जो उसने आजकल में ही कटाए हैं और लाइम क्रीम इस्तेमाल करने की बात, तो ये सारी चीजें मुझे हैट की लाइनिंग के नीचे वाले हिस्से को गौर से देखने के बाद मालूम पड़ी। मैंने लेंस से देखा तो मुझे बहुत सारे छोटे छोटे कटे बाल मिले जो नाई की कैंची से कटने के बाद रह जाते हैं, और बालों में एक खास तरह की लाइम क्रीम की खुशबू भी है। और ये ब्राउन कलर की डस्ट देख रहे हो, ये सड़क की धूल नहीं है बल्कि घर के अंदर की धूल है, जिससे साफ पता चलता है कि ये आदमी ज्यादातर घर में ही रहता है। ऐट के अंदर से थोड़ी गीली भी है, यानी इस आदमी को पसीना भी बहुत आता है। पर उसकी वाइफ, तुमने कहा कि वो शायद अब उसे प्यार नहीं करती, ये हैट कई हफ्तों से साफ नहीं हुई है। तो माई डियर वॉटसन, अगर तुम्हारी वाइफ तुम्हें ऐसी गंदी हैट पहनकर बाहर जाने दे तो इसका मतलब है कि वो अब तुम्हें पहले जैसा प्यार नहीं करती, पर यह भी तो हो सकता है कि वो कुंवारा हो। नहीं, वो अपनी वाइफ को मनाने के लिए बतख लेकर घर जा रहा था। याद है वो कार्ड जो बत्तख की टांग पर बंधा था? चलो मान लिया कि तुम्हें सब कुछ पता है, पर यह कैसे पता चला कि उसके घर में गैस बर्नर नहीं है? ये दाग देखो, चिकनाई वाला 1 या 2 होते तो कोई बात नहीं, पर हैट में इतने सारे एनिमल फैट के दाग लगे हैं।
इसमें कोई शक नहीं कि उस आदमी का जलती हुई चर्बी के आसपास से कई बार गुजारना हुआ होगा। रात को शायद एक हाथ में है और दूसरे में जलती हुई कैंडल पकड़कर चलने से हैट में दाग लग गए होंगे। जो भी हो, पर चिकनाई के निशान गैस जेट से नहीं लगे हैं। क्यों, तुम्हें तसल्ली हुई या नहीं? वेल, काफी चालाक हो तुम, मैंने हंसते हुए कहा। पर जैसा तुमने अभी अभी कहा कि केस एकदम साफ है और किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचा सिवाय एक बत्तख के, तो बेकार में तुमने इस पर अपनी एनर्जी वेस्ट की। होम्स ने मेरी बात का जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी धड़ाम से दरवाजा खुला और द कमिश्नरी पीटरसन तेजी से अंदर दाखिल हुआ। तेज चलने की वजह से उसके गाल सुर्ख लाल हो रहे थे और चेहरे से वो हैरान परेशान लग रहा था। वो बत्तख, मिस्टर होम्स। वो बत्तख सर, वो हांफते हुए बोला। एह, क्या हुआ बत्तख को? क्या वो मर के जिंदा हो गई और किचन की खिड़की से उड़ गई? होम्स ने चुटकी लेते हुए कहा और पीटरसन की पूरी बात सुनने के लिए आराम से सोफे पर बैठ गया। ये देखो सर, मेरी वाइफ को बत्तख के अंदर से क्या मिला? पीटरसन ने हमारे आगे अपनी मुट्ठी खोली। हमने देखा उसकी हथेली पर एक छोटा सा नीले रंग का खूब चमकीला पत्थर था। साइज में राजमा के दाने से कुछ छोटा, पर इतना चमकदार और प्योर कि हमारी आंखें चौंधिया गई। होम्स के मुंह से सीटी निकली, बाय गॉड पीटरसन, ये तो खजाना है। तुम्हें मालूम है तुम्हारे हाथ क्या लगा है? एक डायमंड सर, एक कीमती पत्थर। इसने तो शीशे को भी काट दिया। ये कोई ऐसा वैसा कीमती पत्थर नहीं है, ये वही कीमती पत्थर है। ये मोरकर की राजकुमारी का ब्लू कार्बंकल तो नहीं? मैं तपाक से बोला, एकदम ठीक कहा, मुझे इसका साइज और शेप पता होना चाहिए। इसका इश्तहार तो मैं रोज कई दिनों से द टाइम्स में देख रहा था। ये स्टोन बेशकीमती और अनोखा है और इसकी कीमत का सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है, पर 1000 पाउंड का जो इनाम ऑफर किया गया है वो इसके मार्केट प्राइस का 20वां हिस्सा भी नहीं होगा। 1000 पाउंड! हे भगवान! कमिश्नरी एक कुर्सी में धंस गया और बारी बारी से हमारी तरफ देखने लगा। ये तो बस इनाम है और मुझे लगता है कि इस स्टोन के साथ राजकुमारी के जज्बात जुड़े हैं, तभी तो वो अपना आधा पैसा उसे इनाम में देने को तैयार है जो ये जेम ढूंढ के लाएगा। अगर मेरी याददाश्त ठीक है तो शायद ये हीरा होटल कॉस्मोपॉलिटन में खोया था। मैंने अपनी राय दी। एकदम सही कहा तुमने, आज से सिर्फ 5 दिन पहले 22 दिसंबर को ये हीरा खोया था। एक पल्मर जॉन हॉर्नर पर इसे राजकुमारी के गहनों के बॉक्स से चुराने का इल्जाम लगा था और उसके खिलाफ इतने तगड़े सबूत मिले थे कि ये केस असाइजेस को सौंप दिया गया है। मुझे लगता है कि इस मामले की थोड़ी बहुत जानकारी मेरे पास है। उसने जो न्यूज़पेपर जमा कर रखे थे उन्हें एक एक कर चेक किया, डेट्स देखी और फिर एक पेपर निकालकर उसे फोल्ड किया और उसमें छपी खबर पढ़ के हमें सुनाने लगा। होटल कॉस्मोपॉलिटन में गहनों की चोरी। जॉन हॉर्नर, जिसकी उम्र 26 साल और पेशे से प्लमर है, उसे 22 दिसंबर को मोरकर की राजकुमारी के गहनों के बॉक्स से ब्लू कार्बंकल नाम के कीमती हीरे को चुराने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। होटल के सीनियर अटेंडेंट जेम्स रीडर का दावा है कि उसने चोरी वाले दिन हॉर्नर को विंडो की जाली टाइट करने के लिए राजकुमारी के ड्रेसिंग रूम में जाते देखा था। हॉर्नर कुछ देर तक तो उसके साथ था, फिर उसे किसी ने बुला लिया और जब वो वापस लौटा तो उसने देखा कि हॉर्नर गायब है और ज्वेलरी बॉक्स का ताला टूटा हुआ है। हीरे का बॉक्स ड्रेसिंग टेबल पर उल्टा पड़ा हुआ था और उसमें से हीरा गायब था। रीडर ने तुरंत शोर मचाकर इस चोरी की खबर दी और उसी शाम हॉर्नर को अरेस्ट कर लिया गया, पर हीरा बरामद नहीं हो पाया। ना ही उसके पास मिला और ना ही उसके कमरे में। राजकुमारी की नौकरानी कैथरीन क्यूजैक का कहना है कि रीडर के चिल्लाने और चोरी की खबर सुनते ही वो भागी भागी कमरे में पहुंची और सब कुछ वैसा ही पाया जैसा रीडर ने कहा था। बी डिवीजन के इंस्पेक्टर ब्रैडस्ट्रीट
ने सबूतों के आधार पर हॉर्नर को अरेस्ट किया, जो खुद को बेकसूर बताते हुए पूरी ताकत के साथ सारे इल्जामों से इनकार करता रहा। लेकिन मुल्जिम के खिलाफ पहले भी चोरी के मामले को देखते हुए मजिस्ट्रेट ने ये मामला एसआईजे को सौंप दिया है। इसी बीच हॉर्नर, जो इस पूरी कानूनी कार्यवाही के दौरान बहुत रोया धोया और कोर्ट का फैसला सुनते ही बेहोश हो गया। मतलब पुलिस और कोर्ट के लिए काफी काम रहा। होम्स ने पेपर उठाकर एक तरफ फेंके और कुछ सोचते हुए बोला, अब सवाल ये है कि उन सारी कड़ियों को आपस में कैसे जोड़ा जाए जिसका एक सिरा उस लुटे गए ज्वेलरी बॉक्स से शुरू होकर दूसरा सिरा टॉटनम कोर्ट रोड में मिली उस बत्तख पर जाकर खत्म होता है। तुमने देखा वॉटसन, हमारी इस छोटी सी छानबीन का नतीजा काफी बड़ा निकला और अब तो ये मामला कुछ क्रिमिनल होता जा रहा है। ये रहा वो स्टोन जो सीधे बत्तख के पेट से आया, और ये बत्तख मिस्टर हेनरी बेकर की है, वही जेंटलमैन जिसकी हैट वाली स्टोरी सुनाकर मैंने तुम्हें बोर किया था। तो अब हमें काफी सीरियसली इस जेंटलमैन को ढूंढना होगा और पता करना होगा कि इस पहेली में उनका क्या रोल है। इसके लिए हम सबसे सिंपल तरीका ट्राई करते हैं, यानी शाम के सारे न्यूज़पेपर्स में एक इश्तहार देते हैं। अगर काम बन गया तो ठीक, वरना मेरे पास दूसरे तरीके भी है। क्या लिखोगे इश्तहार में? मुझे एक पेंसिल और पेपर दो, ये कैसा रहेगा? गुड स्ट्रीट के कोने में एक बतख और काले रंग की हैट मिली है। मिस्टर हेनरी बेकर आज शाम 6:30 बजे 221 बी बेकर स्ट्रीट आकर अपना सामान ले सकते हैं। एकदम शॉर्ट और क्लियर है। बहुत अच्छे, पर क्या वो ये इश्तहार देखेगा? वेल, मुझे लगता है कि वो पेपर जरूर पढ़ता होगा। बेचारा गरीब आदमी, ये नुकसान उसके लिए काफी बड़ा है। वो खिड़की का शीशा टूटने और पीटरसन को देखकर इतना डर गया था कि उसे भागने के अलावा और कुछ नहीं सूझा। पर बाद में उसे जरूर अफसोस हुआ होगा कि जल्दबाजी में उसने बतख छोड़ दी, और फिर उसका नाम छपा है तो उसका ध्यान इस तरफ जरूर जाएगा, या फिर उसे जानने वाले उसे ये इश्तहार दिखा देंगे। पीटरसन, ये पेपर लो और किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जाकर इसे शाम के पेपर्स में छपवा दो। कौन से पेपर्स में सर? ओह, ग्लोब, स्टार, पाल मॉल, सेंट जेम्स गजट, इवनिंग न्यूज, स्टैंडर्ड, एको और बाकी जो तुम्हें समझ आए। बहुत अच्छा सर। और ये स्टोन, इसका क्या करना है? हाँ, ये स्टोन मैं रख लेता हूँ। थैंक यू। और पीटरसन, लौटते वक्त एक बतख खरीद लाना और यहाँ छोड़ देना, क्योंकि हमें उस जेंटलमैन को उस बतख के बदले लौटानी होगी जो तुमने और तुम्हारी फैमिली ने खा ली है। कमिश्नरी के जाने के बाद होम्स ने स्टोन को लाइट के आगे रख के देखा। एकदम खरा है, देखो कैसे लाइट में चमक रहा है। बेशक इतना कीमती और सुंदर हीरा किसी को भी चोर बना सकता है, यही क्या हर हीरा बना देता है। तभी तो इन्हें शैतान का चाल कहा जाता है। हीरा जितना बड़ा और पुराना हो, उतना ही खूनी होता है। ये स्टोन अभी 20 साल पुराना नहीं हुआ है। ये साउथ चाइना के अमोय नदी में मिला था, और इसमें एक बढ़िया क्वालिटी के कार्बंकल होने की हर खूबी मौजूद है, सिवाय इसके कि इसका रंग खूनी लाल होने के बजाय नीला है। वैसे ये ज्यादा पुराना नहीं है, पर इसकी हिस्ट्री काफी खतरनाक है। इस 40 ग्रेन वजन के पत्थर की खातिर यहाँ 2 खून, तेजाब फेंकना, एक आत्महत्या और कई सारी चोरियां हो चुकी है। भला कौन सोच सकता है कि एक खूबसूरत से पत्थर के टुकड़े के लिए इतनी मारकाट मच सकती है। इसे मैं अपने स्ट्रॉन्ग बॉक्स में बंद कर रहा हूं, और राजकुमारी को मैसेज भिजवा दो कि हीरा हमारे पास है। तुम्हें क्या लगता है, ये आदमी हॉर्नर बेकसूर है? कुछ कह नहीं सकता। वेल, फिर ये दूसरा वाला हेनरी बेकर, इसका इस मामले से कोई लेना देना है क्या? शायद हो सकता है, बल्कि मुझे लगता है कि ये हेनरी बेकर निर्दोष है, जिसे आइडिया भी नहीं होगा कि जो बतख वो लेकर जा रहा था अगर सोने की भी होती तो भी उसकी कीमत कहीं ज्यादा है। खैर, अगर हमें अपने इश्तहार का जवाब मिलता है तो एक सिंपल टेस्ट से मुझे पता चल जाएगा। और तब तक तुम कुछ नहीं करने वाले? कुछ भी नहीं? तो फिर ठीक है, तब तक मैं अपने पेशेंट्स देख लेता हूं।
पर मैं शाम को उसी टाइम वापस आऊंगा जो तुमने बोला है। आखिर मैं भी तो देखूं ये मामला कैसे सुलझता है। आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं 7 बजे डिनर करता हूं। मुझे लगता है कि ये एक वुडकॉक पक्षी है। वैसे अभी की घटनाओं को देखते हुए लगता है कि मुझे मिस्टर हडसन को बोलना चाहिए कि वो आकर इसके बाल चेक करे। शायद मैं केस के लिए लेट हो जाता, पर जब मैं दोबारा से बेकर स्ट्रीट पहुंचा तो 6:30 बजे थे। घर के सामने मैंने एक लंबे से आदमी को देखा जो अपनी ठुड्डी तक बंद गले का कोट पहने घर के बाहर खड़ा इंतजार कर रहा था। मैं जब दरवाजा खोलकर अंदर जाने लगा तो वो भी मेरे साथ अंदर दाखिल हो गया। मुझे लगता है आप मिस्टर हेनरी बेकर हैं। होम्स अपनी कुर्सी से उठकर उसे ग्रीट करते हुए बोला। प्लीज आग के पास कुर्सी लेकर बैठ जाइए मिस्टर बेकर। आज काफी ठंड है। वैसे आपको देखने से लगता है आपको ठंड के बजाय गर्मी का मौसम सूट करता है। आह वॉटसन, तुम सही टाइम पर आए। मिस्टर बेकर, ये हैट आपकी है क्या? हाँ सर, ये मेरी हैट है। वो एक भरे भरे कंधों वाला लंबा चौड़ा आदमी था। उसका सिर काफी बड़ा था, माथा चौड़ा था और शक्ल से इंटेलिजेंट लगता था। उसने अपने चेहरे पर नुकीली दाढ़ी रखी हुई थी जिसके बाल गहरे ब्राउन थे। गालों पर और नाक पर हल्की लाली, हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। उसकी आदतों से होम्स की याद दिलाई। उसने अपने ब्लैक कोट के बटन ऊपर तक बंद थे और कॉलर खड़े थे और उसकी पतली कलाई बाहर उभरी हुई थी जिस पर शर्ट का कफ नजर नहीं आ रहा था। वो काफी धीरे लेकिन तीखे अंदाज में बोल रहा था, हर एक शब्द सोच समझकर। उसके हाव भाव एक पढ़े लिखे आदमी की छाप दिखा रहा थे जो किस्मत के हाथों मार खाया हुआ था। हमने आपकी चीजें संभाल कर रखी थी, होम्स बोला, क्योंकि हमें लगा शायद आप अखबार में कोई इश्तहार देंगे तो हम आपके एड्रेस पर पहुंचकर आपकी चीजें लौटा देंगे। मैं ये समझ नहीं पा रहा कि आपने कोई इश्तहार क्यों नहीं दिया। होम्स के इस सवाल पर हमारा मेहमान शर्म से मुस्कुराया। मेरे पास उतनी शिलिंग्स नहीं थी जितनी कभी हुआ करती थी, और मुझे पूरा यकीन था कि वो गुंडे मेरी है और बतख दोनों ले गए होंगे। और अपना सामान वापस पाने की उम्मीद में मैं और पैसा खर्च करना नहीं चाहता था। जाहिर बात है, पर जहां तक बत्तख का सवाल है, हम तो इसे खाने ही वाले थे। क्या खाने वाले थे? हमारा मेहमान चौंक कर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। हाँ, अगर हम नहीं खाते तो किसी काम का नहीं रहता। वैसे साइड बोर्ड पर उसी वजन की दूसरी बत्तख रखी है, एकदम ताजी भी है, तो आप इसे ले जा सकते हैं। ओह, बेशक, बेशक। मिस्टर बेकर राहत की सांस लेते हुए बोले। वैसे हमारे पास अभी भी आपकी वाली बतख के पंख, लेग्स, क्रॉप पड़े हैं, तो अगर आप चाहे तो। वो आदमी जोरों से हंसा और बोला। हाँ, शायद मेरे काम आ जाए मेरे उस एडवेंचर की याद दिलाने के लिए। इसके अलावा मेरी वाली बत्तख के बचे खुचे हिस्से और मेरे किस काम आएंगे? नहीं सर, आपकी इजाजत हो तो मैं सिर्फ यही ताज़ी बत्तख ले जाना चाहूंगा जो आपने साइड बोर्ड पर रखी है। होम्स ने कंधे उचकाते हुए तीखी नजरों से मेरी तरफ देखा। ये रही आपकी है और वो आपकी बर्ड, होम्स बोला। वैसे आप बोर तो नहीं होंगे अगर मैं आपसे पूछूं कि जो बतख आप ले जा रहे थे वो आपने कहां से खरीदी थी? दरअसल मैं बतख खाने का बड़ा शौकीन हूं और इतनी बड़ी बतख मैंने पहली बार देखी है। बिल्कुल सर, बेकर बोला। वो कुर्सी से उठा और होम्स की गिफ्ट की हुई बतख अपनी बाजू के नीचे दबा ली। हम लोग अल्फा इन, जो म्यूजियम के पास है, वहां अक्सर जाते रहते हैं। आप समझ ही गए होंगे कि दिन में हम लोग म्यूजियम में होते हैं। इस साल हमारे होस्ट मिस्टर विंडिगेट ने एक गूस क्लब शुरू किया है जिसमें हर हफ्ते कुछ पैसे जमा करने पड़ते हैं और क्रिसमस के मौके पर सबको एक बत्तख गिफ्ट की जाती है। मैं हर हफ्ते पैसे जमा करता हूं, तो इस बार मुझे भी क्रिसमस पर एक बत्तख मिली और बाकी की कहानी तो आप जानते ही है। फिर बड़े ही ड्रामेटिक अंदाज में उसने झुककर हमें ग्रीट किया और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। हम बेकार ही मिस्टर हेनरी बेकर पर शक कर रहे थे। मुझे लगता है
कि शायद बेचारे को पूरी बात पता भी नहीं है। तुम्हें भूख तो नहीं लगी वॉटसन? कुछ खास नहीं? तो फिर ऐसा करते हैं कि हम डिनर स्किप करके कुछ हल्का फुल्का खा लेंगे और तब तक इस क्लू को फॉलो करते हैं। क्या ख्याल है? जैसा तुम कहो। उस रात ठंड काफी ज्यादा थी, इसलिए हमने अपने ओवरकोट्स और वूलन मफलर्स पहन लिए। बाहर अंधेरे आसमान में तारे टिमटिमाते नजर आ रहे थे, सर्द हवा चल रही थी, बोलते वक्त मुंह से गर्म धुएं के बादल निकल रहे थे जैसे कोई पिस्तौल चला रहा हो। उस अंधेरी और सुनसान रात में हमारे कदमों की आहट एकदम साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। हम लोग डॉक्टर के क्वार्टर से विम्पोल स्ट्रीट, हार्ल स्ट्रीट, विगमोर स्ट्रीट होते हुए ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पहुंचे। करीब 15 मिनट में ही अल्फा इनके ब्लूमसबरी में थे, जो कि होलबोर्न की तरफ जाने वाली गली के कोने पर एक छोटा सा पब्लिक हाउस था। होम्स ने उस प्राइवेट बार के दरवाजे को पुश किया और हम अंदर चले गए। वाइट एप्रन पहने एक सेहतमंद आदमी को, जो कि वहां का लैंडलॉर्ड लग रहा था, हमने 2 गिलास बियर लाने का ऑर्डर दिया। तुम्हारी बियर बहुत बढ़िया होगी अगर वो तुम्हारे यहाँ की बतखों जितनी ही टेस्टी है तो, होम्स उससे बोला। मेरे यहाँ की बत्तखें? उस आदमी ने हैरानी से हमें देखा। हाँ, मैं आधे घंटे पहले ही मिस्टर हेनरी बेकर से बात कर रहा था, जो आपके गूस क्लब के एक मेंबर है। आह, हाँ, अब समझा। पर सर, वो बत्तखें हमारे यहाँ की नहीं है। बेशक है, वरना और किसकी होंगी? वेल, मैंने 2 दर्जन बत्तखें कोवेंट गार्डन के एक सेल्समैन से ली थी। सच में? उनमें से कुछ को मैं जानता हूं। क्या नाम था उस सेल्समैन है? उसका नाम ब्रेकिनरिज है। आह, इसे मैं नहीं जानता। वेल, आपकी सेहत और खुशहाली के नाम चीयर्स, गुड नाइट। तो अब मिस्टर ब्रेकिनरिज से मिला जाए। होम्स अपने कोट के बटन बंद करते हुए बोला और हम बर्फीली हवा में बाहर आ गए। याद रहे वॉटसन की इस कहानी के एक सिरे पर बतख जैसी एक मामूली चीज है और दूसरे पर एक बेगुनाह आदमी है, जिसे 7 साल की बामुशक्कत सजा मिल सकती है अगर हमने उसे इनोसेंट प्रूव नहीं किया तो। पर यह भी हो सकता है हमारी इस तहकीकात में वही मुजरिम निकले, पर जो भी हो, हमारे हाथ एक अहम सुराग तो लग ही चुका है जो पुलिस को नहीं मिला। जो अब इसी सुराग का पीछा करते हैं, देखते हैं क्या हाथ लगता है। अब साउथ की तरफ मुड़ो, सीधे चलते रहो। हम होलबोर्न से होते हुए एंडेल स्ट्रीट पहुंचे और झोपड़ पट्टियों की टेढ़ी मेढ़ी गलियों से होते हुए कोवेंट गार्डन मार्केट पहुंच गए। हमें एक बड़े से स्टॉल के ऊपर ब्रेकिनरिज लिखा दिख गया था। वहां घोड़े जैसी शक्ल वाला एक आदमी खड़ा था जो शॉप का मालिक लग रहा था। उसके नैनंक्ष बड़े शार्प थे और मूंछें कतरी हुई थी। वो एक लड़के के साथ मिलकर दुकान का शटर बंद कर रहा था। गुड इवनिंग, आज रात बड़ी ठंड है, होम्स उसके पास जाकर बोला। सेल्समैन ने सर हिलाया और सवालिया नजरों से होम्स को घूरा। लगता है सारी बत्तखें बिक गई, होम्स ने खाली स्लैब्स की तरफ इशारा करते हुए कहा। कल सुबह तुम्हें 500 मिल जाएंगी, पर हमें तो आज ही चाहिए थी। वेल, गैस फ्लेयर वाली स्टॉल में कुछ मिल जाएंगी। आह, पर किसी ने आपका नाम बताया था। अच्छा, किसने? अल्फा के लैंडलॉर्ड ने। ओ हाँ, मैंने ही उसे 1 दर्जन भेजी थी। बहुत बढ़िया क्वालिटी की बत्तखें थी। वैसे आप उन्हें लाते कहाँ से है? मैं जो अब तक चुपचाप उन दोनों की बातें सुन रहा था, अचानक सेल्समैन का गुस्सा देखकर हैरान रह गया। अब मिस्टर, तुम क्या छानबीन कर रहे हो? उसने अपनी बाजू ऊपर चढ़ाते हुए कहा। जो कहना है साफ साफ कहो। साफ साफ ही पूछ रहा हूं। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि तुम्हें वो बत्तखें कौन बेचता है जो तुम अल्फा में सप्लाई करते हो? वेल, ऐसी बात है तो मैं नहीं बताऊंगा। जाओ, जो करना है कर लो। ओह, कोई बात नहीं, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस छोटे से सवाल पर तुम इतना गर्म क्यों हो रहे हो। गरम? तुम भी गर्म हो जाओगे अगर कोई तुम्हें बार बार सवाल करेगा। अगर मैंने एक अच्छे आर्टिकल के अच्छे पैसे दे दिए हैं तो बात वही खत्म हो गई ना, पर
बत्तखें कहाँ है? किसको बेची? कहाँ बेची? कितने की बेची? बार बार वही सवाल। ऐसा लगता है जैसे दुनिया में वही अकेली बत्तखें हैं। वेल, मुझे नहीं पता कि और कौन उन बत्तखों की इंक्वायरी कर रहा है। होम्स बड़े आराम से बोला, अगर तुम्हें नहीं बताना है तो शर्त खत्म हुई। पर बात अगर बत्तख के गोश्त की हो तो मुझे शर्त लगाने की आदत है, और इस बार भी मैंने 500 की शर्त लगाई थी कि ये बत्तख देशी ब्रीड है। अच्छा, तो गए तुम्हारे 500? ये शहरी ब्रीड है, सेल्समैन तपाक से बोला। बिल्कुल देशी ब्रीड थी। मैं कह रहा हूं ना शहरी है। मैं नहीं मानता तो तुम बत्तखों के बारे में मुझसे ज्यादा जानते हो। मैं तब से बत्तख पाल रहा हूं जब मैं चड्डी में घूमता था। जो बत्तखें मैंने अल्फा में भेजी थी, सारी की सारी शहरी ब्रीड थी। तुम कुछ भी कहो, मुझे यकीन नहीं है। अच्छा, तो शर्त लगाते हो? ठीक है, पैसे तुम्हारे जाएंगे क्योंकि मुझे पता है मैं सही हूं। लेकिन मैं एक गोल्ड कॉइन दूंगा तुम्हें ये सिखाने के लिए कि कभी कभी दूसरों की भी सुन लेनी चाहिए। सेल्समैन होम्स पर तरस खाते हुए हंसा और छोटे लड़के से बोला, बिल, मेरी बुक्स लाना। छोटा लड़का 2 बुक्स लेकर आया, एक पतली और एक मोटी सी जिसकी जिल्द चिकनाई से सनी थी। उसने दोनों बुक्स खोलकर लैंप के नीचे रख दी। तो अब मिस्टर कॉक्सचर, मुझे लगा सारी बत्तखें बिक गई, पर शायद अभी मेरे पास एक बची होगी। ये छोटी बुक देख रहे हो? हाँ, तो इसमें उन लोगों की लिस्ट है जिनसे मैं बत्तखें खरीदता हूं। देखा तुमने? वेल, इस पेज पर देशी ब्रीड सप्लायर्स के नाम है, और ये उनके नाम के आगे जो नंबर है वो उस मोटी बुक में उनके अकाउंट्स की डिटेल्स है। अब ये देखो, दूसरा पेज लाल स्याही से लिखा। तो ये मेरे टाउन ब्रीड सप्लायर्स की लिस्ट है। ये तीसरा नाम देखो और पढ़ो इसे, मिसेज ओकशॉट, 117, ब्रिक्सटन रोड 249। होम्स ने पढ़ा। बिल्कुल ठीक। अब ये वाला नंबर उस मोटी बुक में निकालो। होम्स ने मोटी बुक का पेज खोला। ये रहा, मिसेज ओकशॉट, 117, ब्रिक्सटन रोड, अंडे और पोल्ट्री सप्लायर। अब बोलो ये लास्ट एंट्री कौन सी है? 22 दिसंबर। 24 बत्तख 7S, 6D के यहाँ, दिसंबर 22 ND। 24 geese at 7S, 6D। एकदम सही। ये रहा, और पढ़ो नीचे क्या लिखा है। अल्फा में मिस्टर विंडीगेट को बेची 12S में। अब क्या बोलोगे? सेल्समैन ने कहा। होम्स काफी खिसियाया हुआ लग रहा था। उसने अपनी जेब से एक गोल्ड कॉइन निकालकर स्लैब पर रखा और एक हारे हुए जुआरी की तरह शॉप से बाहर निकला। शॉप से कुछ दूर जाकर होम्स एक लैंप पोस्ट के नीचे रुक गया और उसने अपने खास अंदाज में एक जोर का बेआवाज ठहाका लगाया। जब तुम्हें कोई ऐसा आदमी दिखे जो इस टाइप की मूंछें और जेब में स्पोर्ट्स न्यूज़पेपर रखता हो तो उसे शर्त के लिए उकसाना बड़ा आसान होता है। मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर मैं 100 पाउंड का नोट भी उसके आगे रखता तो भी वो इतना कुछ नहीं बताता जितना उसने शर्त लगा के बता दिया। वेल, वॉटसन, मुझे लगता है हम अपनी मंजिल के करीब है। अब बस एक ही मसला है कि हम आज रात ही मिसेज ओकशॉट के पास जाएं या फिर कल के लिए कुछ छोड़ दे। लेकिन जैसा इस बंदे ने बताया उससे एक बात तो पक्की है कि कुछ और लोग भी इस केस में इंटरेस्टेड है, और मुझे वो अपनी बात पूरी करता इससे पहले ही शोर शराबे की आवाज सुनाई दी जो उसी शॉप से आ रही थी जहां से हम कुछ देर पहले ही निकले थे। हमने मुड़ के देखा, एक छोटा सा लाल चेहरे वाला आदमी लैंप की पीली रोशनी के बीच में खड़ा था और उसके सामने सेल्समैन ब्रेकिनरिज गुस्से में अपनी मुठिया भींचता हुआ उस पर चिल्ला रहा था। मैं पक चुका हूं तुमसे और तुम्हारी बत्तख से, सेल्समैन ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। अगर मुझे अपनी बकवास बार बार सुनाने यहां आओगे तो कसम से तुम पर अपना कुत्ता छोड़ दूंगा। मिसेज ओकशॉट को यहां लेकर आओ, मैं उसको जवाब दूंगा, तुम्हें नहीं। क्या मैंने वो बत्तख तुमसे ली थी? नहीं, पर उनमें से एक मेरी थी। छोटे कद का आदमी डर के मारे कांपते हुए बोला। वेल, फिर तो मिसेज ओकशॉट से ही पूछो,
उन्होंने मुझे तुमसे पूछने को बोला है। वेल, फिर तुम प्रूसिया के राजा से जाकर पूछो, मुझे नहीं पता। बस अब बहुत हुआ, भागो यहां से। सेल्समैन उसे मारने दौड़ा तो वो छोटे कद वाला आदमी भागता हुआ कहीं अंधेरे में गायब हो गया। हाँ, हम ब्रिक्सटन रोड जाने से बच गए, होम्स ने फुसफुसाते हुए कहा। मेरे साथ आओ, देखते हैं ये बंदा कौन है। होम्स तेजी से भीड़ में उस आदमी का पीछा करने लगा और उसके पास पहुंचकर उसने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो आदमी चौंक कर पीछे घूमा। गैस लाइट की रोशनी में मैंने देखा, उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया था। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? उसने पूछा। डर के मारे उसकी आवाज कांप रही थी। होम्स ने नरमी से कहा, मुझे माफ करना पर मैंने अभी अभी आपकी और सेल्समैन की बातें सुनी। मुझे लगा शायद मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूं। तुम हो कौन? क्या जानते हो तुम इस मामले में? मेरा नाम शर्लॉक होम्स है। मेरा काम है उसका पता लगाना जिसके बारे में दूसरे लोग नहीं जानते, पर तुम ये मामला समझ नहीं आएगा, माफ करना, पर मुझे सब कुछ पता है। तुम एक बत्तख के बारे में जानना चाहते हो जो ब्रिक्सटन रोड की मिसेज ओकशॉट ने ब्रेकनरिज नाम के सेल्समैन को बेची थी और उसने अल्फा के मिस्टर विंडिगेट को और उन्होंने उसे अपने एक क्लब मेंबर मिस्टर हेनरी बेकर को दे दी। ओह सर, आप वही है जिनसे मिलने की मैं कब से कोशिश कर रहा था। छोटे कद वाले आदमी ने रोते रोते अपना हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया। सर, अब मैं आपको क्या बताऊं इस मामले में मेरी कितनी दिलचस्पी है। शर्लॉक होम्स ने पास से गुजरती एक गाड़ी को हाथ देकर रोक लिया। तो फिर क्यों ना हम ठंड में इस भीड़भाड़ वाली जगह के बजाय किसी आरामदायक कमरे में चलकर बैठे और तसल्ली से बात करें। पर प्लीज इससे पहले मुझे अपना नाम बताओ। आदमी पहले थोड़ा हिचकिचाया फिर बोला, मेरा नाम जॉन रॉबिन्सन है। उसने साइड में देखते हुए जवाब दिया। नहीं, असली नाम बताओ। होम्स प्यार से बोला। नकली नाम के साथ बात करना बड़ा अजीब लगता है। उस अजनबी के गोरे चेहरे पर लाली दौड़ गई। वेल, तो फिर सुनो, मेरा असली नाम जेम्स रीडर है। एकदम सही। होटल कॉस्मोपॉलिटन के हेड अटेंडेंट। आओ, कैब में बैठो, मैं तुम्हें जल्दी ही सब कुछ बता दूंगा जो तुम जानना चाहते हो। उस आदमी ने हम दोनों को बारी बारी देखा। उसकी आंखों में थोड़ा डर भी था और थोड़ी उम्मीद भी, बिल्कुल उस आदमी की तरह जिसे समझ नहीं आ रहा कि वह किसी उफान पर है या किसी तबाही के कगार पर। फिर वो कैब में बैठ गया और आधे घंटे बाद हम लोग बेकर स्ट्रीट में अपने ड्राइंग रूम में बैठे थे। आते वक्त पूरे रास्ते हम तीनों चुप थे, पर हमें अपने नए साथी की टेंशन भरी सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। लो, अब आराम से बातें करते हैं, होम्स ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। इस मौसम में ये आग बड़ी राहत देती है। तुम्हें ठंड लग रही होगी मिस्टर रीडर, यहां बास्केट चेयर पर बैठो आग के पास। रुको, पहले मैं अपनी चप्पलें पहन लूं फिर बात करते हैं। तो अब बताओ, तुम यही जानना चाहते थे ना कि उन बत्तखों का क्या हुआ? हाँ सर, या फिर मुझे लगता है कि उस एक बत्तख का जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है, सफेद रंग की, जिसकी पूंछ पर एक काली लकीर थी। रीडर इमोशनल होकर रोने लगा। ओह सर, क्या आप बता सकते हैं कहाँ गई वो बत्तख? यही आई थी हमारे पास। यहां? हाँ, और क्या कमाल की बत्तख थी। मुझे हैरानी नहीं है कि आपका इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों है। मरने के बाद इसने एक अंडा भी दिया। इतना सुंदर और चमकीला नीले रंग का अंडा आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। मैंने उसे यही अपने म्यूजियम में रखा है। हमारा मेहमान अपने पैरों पर लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और सहारे के लिए मेंटल पीस को पकड़ लिया। होम्स ने अपना स्ट्रॉन्ग बॉक्स खोला और उसमें से ब्लू कार्बंकल निकाला जो किसी तारे की तरह जगमगा रहा था। रीडर हैरानी से मुंह खोले उसे देखे जा रहा था। उसे शायद अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। खेल खत्म रीडर, होम्स ने बड़ी शांति के साथ कहा। होल्ड अप, वरना गोली चल जाएगी।
वॉटसन उसे वापस उसकी कुर्सी पर बैठा दो, इसमें इतनी ताकत नहीं बची कि अपने गुनाहों से बचकर भाग सके। इसे थोड़ी ब्रांडी दो। हाँ, अब ये थोड़ा इंसान लग रहा है। एक पल के लिए रीडर लड़खड़ाया। वो गिरने ही वाला था कि ब्रांडी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। उसके सफेद चेहरे पर थोड़ी लाली आई। वो वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया और डरी हुई नजरों से होम्स की तरफ देखने लगा। मुझे सारे लिंक मालूम है और हर वो सबूत है जो मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, तो इसलिए तुम्हारे पास मुझे बताने को ज्यादा कुछ नहीं है। फिर भी जो कुछ तुम जानते हो बता दो ताकि स्टोरी कंप्लीट हो। तुमने सुना ही होगा रीडर कि ये ब्लू स्टोन मोरकार की राजकुमारी का है। कैथरीन क्यूसैक ने मुझे इसके बारे में बताया था, उसने टूटी फूटी आवाज में कहा। ओह, तो ये बात है राजकुमारी की खास नौकरानी। वेल, एक साथ अचानक इतनी दौलत का लालच तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही था, पर जब अच्छे अच्छे फिसल गए तो तुम्हारी क्या बिसात है, पर तुमने जरा भी चालाकी से काम नहीं लिया। मुझे तो लगता है रीडर कि तुम एक अच्छे विलेन बन सकते थे। तुम्हें पता था कि ये आदमी हॉर्नर, जो प्लम्बर है, पहले भी एक चोरी के मामले में फंस चुका है, इसलिए हीरे की चोरी का पहला शक उस पर ही जाएगा। तो फिर तुमने क्या किया? तुमने राजकुमारी के रूम में कुछ गड़बड़ी की, तुम और तुम्हारी पार्टनर क्यूसैक ने मिलकर, और फिर तुमने हॉर्नर को वहां भेज दिया। और उसके जाने के बाद तुमने ज्वेलरी बॉक्स तोड़ा, हीरा चुराया और शोर मचा दिया और पकड़ा गया ये बेचारा आदमी। फिर तुमने। रीडर अचानक जमीन पर बिछे कालीन पर गिर पड़ा और होम्स के पैर पकड़ लिए। भगवान के लिए मुझ पर रहम करो। मेरे माँ बाप के बारे में तो सोचो, उनका क्या होगा। मैंने आज से पहले कोई क्राइम नहीं किया और आगे भी नहीं करूंगा, मैं कसम खाता हूं। मैं बाइबल की कसम खाता हूं। ओह, इस मामले को कोर्ट में मत ले जाओ। भगवान के लिए अपनी कुर्सी पर बैठ जाओ, होम्स कड़क आवाज में बोला। अब रो रहे हो, माफी मांग रहे हो, उस वक्त क्यों नहीं सोचा जब तुमने बेचारे गरीब हॉर्नर को चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर फंसाया? तब तुम्हें उसके माँ बाप का ख्याल नहीं आया? मैं कहीं चला जाऊंगा मिस्टर होम्स, मैं इस देश को छोड़ के कहीं दूर चला जाऊंगा, फिर उस पर से चोरी का इल्जाम हट जाएगा। हम इस बारे में सोचेंगे। पहले हमें बताओ कि आगे क्या हुआ। ये हीरा बत्तख के अंदर कैसे पहुंचा और बत्तख मार्केट में कैसे बिकी? सब सच बताना, एक भी झूठ बोला तो तुम जेल की सलाखों के पीछे होगे। रीडर ने अपने सूखे होंठों पर जीभ फिराई। मैं आपको सारी कहानी सुनाता हूं सर। हॉर्नर के अरेस्ट होने के बाद मैंने सोचा कि मुझे जल्द से जल्द हीरा कहीं छुपा देना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस मेरे कमरे की तलाशी ले ले। होटल में कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहां मैं हीरा छुपाता, तो मैं बाहर गया और अपनी बहन के घर पहुंच गया। मेरी बहन के पति का नाम ओकशॉट है और वो ब्रिक्सटन रोड में रहती है। वो बत्तख पालकर मार्केट में बेचती है। उसके घर जाते हुए पूरे रास्ते मैं बेहद डरा हुआ था। हर एक आदमी मुझे पुलिस वाला नजर आ रहा था। इतनी ठंड में भी मेरे चेहरे पर पसीना टपक रहा था। मेरी बहन मेरा चेहरा देखते ही समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। उसने जब मुझसे पूछा कि क्या बात है, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो, तो मैंने बहाना बनाया कि मैं होटल में हुई चोरी से थोड़ा परेशान हूं। फिर मैं उसके बैक यार्ड में गया और सिगार पीते हुए सोचने लगा कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। मुझे याद आया कि मेरा एक फ्रेंड हुआ करता था, मॉड्सले, जो बुरी संगत में पड़ गया था और पेंटनविल की जेल में सजा काट रहा था। एक दिन वो मुझसे मिला और चोरी-चकारी की बातें करने लगा। उसने मुझे बताया कि चोरी का सामान वो कैसे ठिकाने लगाता था। मुझे मालूम था कि वो मेरे अच्छा दोस्त है और मेरी हेल्प करेगा, तो मैंने उसके घर किलबर्न जाने के बारे में सोचा, जहां मैं उसे सारी बातें बता देता और वो मुझे हीरे से पैसे कमाने का तरीका बता देता। पर प्रॉब्लम ये थी कि उस तक पहुंचा कैसे जाए। मैं होटल से आते हुए रास्ते भर डर से कांपता रहा था। मुझे देखकर कोई भी शक कर सकता था और मैं किसी भी वक्त पकड़ा जा सकता था। हीरा मेरे वेस्ट कोट की जेब में पड़ा था।
मैं दीवार से लगकर खड़ा था और बत्तखों को देख रहा था जो मेरे पैरों के आसपास होती हुई चल रही थी। अचानक मुझे हीरा छुपाने का ऐसा आइडिया आया कि दुनिया का सबसे चालाक जासूस भी ढूंढ ना पाए। मेरी बहन ने कुछ हफ्तों पहले मुझे बोला था कि वो क्रिसमस पर मुझे एक बत्तख गिफ्ट करेगी। मुझे मालूम था कि वो अपना वादा जरूर पूरा करेगी। तो मैंने सोचा क्यों ना बत्तख के अंदर हीरा छुपाकर किलबर्न ले जाऊं। यार्ड के अंदर एक छोटी सी शेड बनी थी। मैंने एक बत्तख पकड़ी, खूब मोटी ताजी सफेद रंग की, जिसकी पूंछ पर काली धारियां थी। मैंने बत्तख की चोंच खोलकर उसके गले में अंदर तक हीरा घुसा दिया और बत्तख ने हीरा निगल लिया। मैंने सोचा हीरा बत्तख के पेट से होता हुआ उसके मल के रास्ते बाहर निकल जाएगा। पर वो कमबख्त इतनी जोर से फड़फड़ाई कि शोर सुनकर मेरी बहन बाहर आ गई। मैं अपनी बहन को कुछ बताने मुड़ा ही था कि वो बाकियों के साथ झुंड में मिक्स हो गई। तुम उस बत्तख के साथ क्या कर रहे थे, जेम? मेरी सिस्टर ने पूछा। वेल, तुमने बोला था ना कि तुम मुझे क्रिसमस पर बत्तख दोगी, तो मैं देख रहा था कि कौन सी सबसे मोटी तगड़ी है, मैंने कहा। ओह हाँ, तुम्हारे लिए हमने एक बत्तख रखी हुई है जिसे हम जेम की बत्तख बुलाते हैं। वो देखो उधर, मोटी सी सफेद रंग की है। हमारे पास टोटल 26 बत्तखें हैं, एक तुम्हारे लिए, एक हमारे लिए और बाकी 2 दर्जन मार्केट में बेचने के लिए। थैंक यू, मैगी। पर अगर सारी बत्तखें सेम है तो मुझे वो वाली दे दो जो मैंने अभी पकड़ी थी। अरे, पर जो हमने तुम्हारे लिए रखी है उसका वेट 3 पाउंड बढ़ के है। हमने खास तौर पर उसे तुम्हारे लिए मोटा किया है। कोई बात नहीं, मुझे दूसरी वाली चाहिए और उसे मैं अभी लेकर जा रहा हूं, मैंने कहा। ओह, जैसी तुम्हारी मर्जी, कौन सी वाली चाहिए तुम्हें? वही सफेद रंग की काली पूंछ वाली, वो रही झुंड के बीच में। ओह, तो ठीक है, इसे मारो और ले जाओ। मैंने वही किया जो मेरी सिस्टर ने बोला। मिस्टर होम्स, मैं उस बत्तख को लेकर किलबर्न आ गया। मैंने अपने दोस्त को बताया कि मैंने क्या किया है और वो सब कुछ समझ गया। मेरी बात सुनकर पहले तो वो खूब हंसा, फिर उसने एक चाकू निकाला और हम दोनों ने मिलकर बत्तख को काटा। पर जब मैंने देखा कि हीरा का कहीं कोई नामो निशान नहीं है तो मेरे होश उड़ गए। मैंने गलत बत्तख उठाकर ले आया था। मैं अपनी सिस्टर के घर भागा और तुरंत बैकयार्ड में गया। पर ये क्या? वहां अब एक भी बत्तख नहीं थी। सारी बत्तखें कहाँ गई मैगी? मैंने उससे पूछा। हमने डीलर के पास भेज दी है, जेम। कौन से डीलर के पास? कोवेंट गार्डन में ब्रेकनरिज के पास। पर उसमें एक और काली पूंछ वाली बत्तख थी क्या? जैसी मैं ले गया सेम उसके जैसी। हाँ जेम, हमारे पास 2 काली पूंछ वाली बत्तखें थी, बिल्कुल एक जैसी। वेल, जैसे ही मैंने ये सुना मैं भागता हुआ ब्रेकनरिज के पास पहुंचा। पर उसने उसी वक्त सारा माल बेच दिया था और बताने को जरा भी तैयार नहीं था कि सारी बत्तखें उसने कहाँ बेची। आपने खुद हम दोनों की बातें सुनी थी। वेल, वो मुझसे हमेशा ऐसे ही बात करता है। मेरी बहन को लगता है कि मैं पागल हो गया हूं। मुझे भी कई बार ऐसा ही लगता है। और अब तो मुझ पर चोर होने का ठप्पा भी लग गया है, उस हीरे के लिए जो मेरे हाथ आया ही नहीं। हे भगवान, मुझे बचा ले। वो अपना चेहरा हाथों में छुपा कर सुबक सुबक कर रो रहा था। कमरे में बड़ी देर एक चुप्पी सी छाई रही, जो जेम्स की भारी सांसों की आवाज और शर्लॉक होम्स के टेबल के ऊपर अंगुली बजाने की आवाज से टूटी। मेरे दोस्त होम्स ने उठकर दरवाजा खोल दिया। जाओ, वो बोला। क्या? मैं जा सकता हूं सर, भगवान आपका भला करे। एक शब्द भी और मत बोलना, अब जाओ यहां से। और कुछ कहने सुनने की जरूरत ही कहा थी। जेम्स रीडर ने 1 मिनट की भी देरी नहीं की और तुरंत चला गया। हमने धड़ाम से बंद होने और सीढ़ियों पर तेज कदमों की आवाज सुनी। होम्स वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। उसने अपना सिगार पाइप उठाते हुए कहा, आखिरकार वॉटसन,
मैं पुलिस की गलतियां छुपाने के लिए नहीं बैठा हूं। अगर हॉर्नर खतरे में होता तो अलग बात थी, पर ये आदमी अब उसके खिलाफ गवाही नहीं देने वाला तो ये केस यही खत्म हो जाता है। मुझे लगता है कि मैंने एक क्रिमिनल को भागने का मौका दिया है, पर शायद ये भी मुमकिन है कि मैंने उसकी जान बचाई। ये आदमी दोबारा कोई क्राइम नहीं करेगा। एक ही बार की गलती से काफी डर गया है। उसे जेल भेजने का मतलब है उसे जिंदगी भर के लिए एक कैदी बना देना। और दूसरी बात, ये माफ करने का सीजन है। हमारे सामने एक अनोखी प्रॉब्लम आई थी जिसका सॉल्यूशन भी खुद ही मिल गया। अब अगर तुम जरा फोन घुमाने का कष्ट करो डॉक्टर, तो शायद हम एक और इन्वेस्टिगेशन शुरू करें जिसमें भी बत्तख ही मेन है। Here the end of 7th adventure. Stay tuned for more series of video.